दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। करंट अफेयर आपके सामने अब हर रोज़ 8 बजे सुबह मिल जाया करेगा। आशा करता हूँ मैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह एक बार फिर से फ्रीडम स्पॉट 9 पर आपके लिए करंट करंट अफेयर का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट। भाई साहब, ये शब्द कहे गए थे तुम्हारे लॉर्ड बुद्धा के द्वारा भाई साहब, जो कि बिल्कुल सही है। हर किसी को अपना यार वो मत बताया करो, है ना, कि हर किसी को अपना वो बता देते हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ वो बनना चाहता हूँ। बाद में क्या होता है कि भगवान ना करे कुछ कभी कभार हम उसे अचीव नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसका उल्टा खुदा करने लगते हैं ना। तो अपना ड्रीम्स केवल उनके साथ शेयर करो जो तुम्हारे उस ड्रीम को अचीव करने में सहायता करें, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका कल अ, उद्घाटन वो सॉरी आधारशिला रखा है उसका, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में रखा है आपका, है ना। तो प्रधानमंत्री, जैसा कि आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, है ना, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने रेलवे ग्राउंड रोजा में एक रैली को भी संबोधित किया, है ना। और जो ये क्या हुआ कि भाई साहब इसके बनने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। यह राज्य के पश्चिमी छोर से और पूर्वी छोर को जोड़ेगा, है ना। इसकी शुरुआत बिजौली बिजौली गांव के पास होती है और इसका जो समापन होगा ना वो भाई साहब प्रयागराज के जो दांडू गांव है उसमें हो, उसके वहाँ पर जाके जो भी इसका भाई अंत हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा ना। जो है ये दो गांव के बीच में फैली हुई है। एक तो बिजौली बिजौली यानी कि मेरठ के बिजौली, यानी कि मेरठ जो बिजौली है वो मेरठ में है, ठीक है। और जब वो बिजौली से स्टार्ट होकर आपके प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव में समाप्त हो जाएगी, है ना। और इन दोनों के बीच में इसका पूरा विस्तार है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है भाई वो है 594 किलोमीटर, यानी कि 594 किलोमीटर है ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, है ना। गंगा एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी जो लंबाई है जैसा कि मैंने बताया आपको 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। और इसमें जो लागत लगी है वो भाई 36,200 करोड़ रुपए की लागत, अधिक लागत आ सकती है ना। और यह मेरठ के हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले से होकर गुजरेगी। भाई साहब, जो लेखपाल के लिए देख रहे हैं, अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए देख रहे हैं, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश के कंपटीशन एग्जाम्स को देख रहे हैं, है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कृपया करके इसे थोड़ा ध्यान से देखें और अपना रफ और पेन साथ में लेकर बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें अपना एक नोट्स बना के लिखते जाएं साथ में, जिससे कि आपको इसे बाद में पढ़ने के लिए आसानी होगी। और ऐसा नहीं है कि सबको लिखना है, थोड़ा थोड़ा उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है उससे लिखते जाओ आप लोग, है ना। तो शाहजहाँपुर में एक्सप्रेस वे पर एक और चीज़ होगी, देखो अभी जैसे आपने देखा ही होगा हालात ज़्यादा बुरे हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग अब थोड़ा जैसे चाइना करता है ना, पहले चाइना बहुत पहले से कर रहा है ये, कि हाईवे पर क्या करता है कि रेन जो वायुसेना के या फिर और भी जो आपके हवाई जहाज होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनके रनवे वो हाईवे पर ही लगा देते हैं, है ना। हाईवे पर ही वो वहाँ पर टेक ऑफ कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से हमने भी अपना जो इमरजेंसी होता है उसके लिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, दोनों के लिए उस पर 35 किलोमीटर का लंबा हवाई हवाई पट्टी भी बनाई रखी है ना। और ऐसा हमने एक और पहले देखा था, कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। ऐसा एक और जगह हुआ था, फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स और इसके बारे में लिखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपका कि तमिलनाडु ने अपना तमिल थाई बजथू को राज्य गीत घोषित किया है। अच्छा हाँ,
जो यहाँ के जो सीएम है तमिलनाडु के स्टालिन साहब, उन्होंने क्या किया है, और यहाँ के जो जज है ना उन्होंने भी, अच्छा चलो इसका पूरा पढ़ लेते पहले, है ना। जो तमिलनाडु सरकार है ना, उन्होंने जो तमिल थाई बज्थु को है अपना एक राज्य गीत घोषणा कर दिया है, घोषणा कर दी है, सॉरी। अब इसमें क्या हुआ कि जब भी जितने भी तुम्हारे विश्वविद्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं और तुम्हारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनके सभी के शुरू होने से पहले इसको बजाया जाएगा, इसको गाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये वो है ना, ये सम्मान के लिए है सभी के लिए, और सभी को इसके लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। एक जो मतलब हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको छोड़कर सभी को खड़ा होना ही पड़ेगा। जैसे अपने राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े होते हैं ना, उसी प्रकार इसके लिए भी सभी को खड़ा होना पड़ेगा। इसमें जो टाइम लगता है वो आपका 55 सेकंड का लगता है भाई साहब, है ना। और इसे जो मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में इसको फैसले को मद्देनजर रखते हुए इसको तमिलनाडु का तमिल राज्य गीत घोषित कर दिया है, जिसका नाम तमिल थाई बज्थु है। यह एक प्रार्थना गीत है, यह एक प्रार्थना गीत है, ना कि कोई एक गाना है, ठीक है। तो भाई इससे थोड़ा ध्यान रखें, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये पूछा भी जाएगा। और भी इसके आगे जो हम हैं उसे बता रहे हैं कि जो तमिलनाडु को जो आप राज्यपाल हैं वो आप देख सकते हैं RN रवि, है ना। और इसका जो तमिल थाई बज्थु है, जो ये राष्ट्रगीत को बनाया है उसको 1970 में इसको आधिकारिक जो राज्य से एक आधिकारिक वो मिलता है दर्जा, वो 1970 में मिला। और यह पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में भी आधिकारिक गीत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु में घोषित किया गया है, इससे पहले ये आपका पुडुचेरी का भी एक आधिकारिक गीत है ना। जया भारत जननिया तनु जते, ये आपका कर्नाटका का राज्य गीत है। वंदे उत्कल जननी, ये आपका उड़ीसा का आधिकारिक गान है। भाई साहब जितने भी मैंने बताया ना आपको, जैसे पुडुचेरी का पहले कौन सा था, पुडुचेरी का भी कौन सा है, तमिल थाई बज्थु। और जो आपका कर्नाटका का कौन सा है, जया भारती जना तनु जते। और आपका उड़ीसा का है वंदे उत्कल जननी। इनको अपने एक नोट्स बना के लिखते जाओ, है ना, जिससे आपको इसे बाद में पढ़ने के लिए आसानी होगी। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना, तो इसको देख के, है ना, और इसे अपने एक नोट्स बनाते जाओ साथ में। सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जितने भी है ना महत्वपूर्ण है भाई, है ना। तो तमिलनाडु की भाई राजधानी सभी को पता ही है क्या है, चेन्नई, है ना। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। भाई साहब सभी को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बाद में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके आपको क्वेश्चन भी जवाब देना चाहिए, आने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि मैं पूछता जा रहा हूँ और आपको कुछ पता ही नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर तुम पढ़ने नहीं आए तो भाई साहब इस चैनल पे आपका कोई काम नहीं है यार, है ना। अगर तुम वास्तव में कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो यार एक जगह ठहरना सीखो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐड आया तो आप कहीं दूसरी जगह चले गए, है ना। अपनी स्टडी को थोड़ा मेंटेन करो यार, तभी तो भाई साहब समर्पण। आज तुम्हारे उसकी बायोग्राफी भी बताएंगे, चलो जब तक पहले ये। और आपको मैंने कि राज्यपाल भी बता चुका हूँ, है ना। और यहाँ का जो तमिलनाडु का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है भाई साहब, भरतनाट्यम, है ना। चलो भाई साहब अपना जो DRDO ना भाई साहब अलग ही मुकाम पे जा रहा है इस समय, नहीं देखो अलग ही मुकाम पे जा रहा है। कल क्या किया इसने कि अपना जो भारत ने जो उड़ीसा जो आपके, हाँ चलो मैं बता ही देता हूँ, वो जो अग्नि P मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कर दिया। और इससे पहले भी भाई साहब वो कर चुका है काफ़ी ज़्यादा, है ना। देखो भारत ने उड़ीसा के तट से अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान यानी कि वही DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है ना भाई साहब वो आप लोग लिख लो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परमाणु समक्ष बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक कल आपका परीक्षण किया गया। हाल ही में DRDO ने 7 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हवाई उपकरण का सफल परीक्षण किया, जो कि ब्रह्मोस के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्या
अरे यार संस्करण, कोई नहीं यार, हो जाता है ना, कोई नहीं, चलो। मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ना, क्या है कि मिसाइल के भाई जान लो पूरा। अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम, अग्नि श्रेणी की मिसाइल की एक नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण है। यह 2 चरणों वाली कनिस्त्रीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता तुम्हारी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। तो भाई साहब पाकिस्तान और चाइना वालों, थोड़ा सावधान हो जाओ, है ना। वैसे भी हमसे पहले से सावधान है, ऐसा नहीं है किसी के आने से सावधान हुए हैं, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रेट। इसीलिए नहीं बोलते भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हमें ये पूरा वो है, कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ब्लास्टिक मिसाइल जो अग्नि का प्राइम है, जो उसका वजन है वो अग्नि 3 के वजन का आधा है। यानी कि जो हमारे अग्नि प्राइम है उसका जो वजन है वो अग्नि 3 के वजन का आधा है। और इसे ट्रेन और सड़क से लॉन्च किया जा सकता है। वेरी गुड भाई साहब, क्या बात है। इसे लंबे समय तक संग्रहित भी किया जा सकता है और इसे परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पूरे देश में चलाया जा सकता है। क्या बात है ना। तो अब तो वास्तव में कहना पड़ेगा कि भाई साहब सावधान होने की उन्हें ज़रूरत है, ज़्यादा उछले कूदे ना करें। डीआरडीओ का जो अध्यक्ष भाई साहब वो आपके श्रीमान डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का मुख्यालय भाई साहब कमेंट बॉक्स में मत बताओ, मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली है। और डीआरडीओ की स्थापना तुम्हारी 1958 को होती है। सो कीप इन योर माइंड एंड वैल योर स्टडी। एंड भाई साहब ट्रू कॉलर, भाई साहब इसका अपना अलग ही फंडा चल रहा है इस समय, कि ट्रू कॉलर में क्या है कि इससे पहले इतना नहीं था। देखो क्या है, अभी इंडिया की पोजीशन पहले थी ग्लोबल, जो आपका ग्लोबल उसके हिसाब से, ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से जो थी इससे पहले वो 9th पोजीशन थी। अभी क्या हुआ है कि 2021 में 2021 में इसकी रैंकिंग जब देखी गई ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से, तो इंडिया आपका 4th स्थान पर है। क्या बात है दोस्तों, नहीं इतना फ्रॉड, इतना स्पैम कॉल्स, इतना स्पैम कॉल्स आ रहा है भाई साहब, कि 1 घंटे में 27,000 कॉल्स का अनुवाद किया जाता है। 1 घंटे में 27,000 कॉल्स आ जाती हैं, जो फ्रॉड कॉल होती हैं आपकी, वो 27,000 आ जाती हैं। ठीक है, और 2021 में तो भाई साहब 202 मिलियन से अधिक स्पैम कॉल करने की जिम्मेदारी थी। क्या बात है, नहीं चलो अब पूरा जो भी है इसको पढ़ लेते हैं ना। देखो, कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में बिक्री और टेली मार्केटिंग कॉल के महत्वपूर्ण होने के कारण भारत में स्पैम कॉल दरों में फिर से वृद्धि हुई है। देश वैश्विक रैंकिंग में 9वें स्थान पर, 9th पोजीशन से सीधा आपका 4th पोजीशन पर ऊपर पहुंच गया है। ऊपर की ओर बढ़ना बिक्री और टेली मार्केटिंग कॉल के उल्लेखनीय वृद्धि से प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि भारत की सभी स्पैम कॉलों का लगभग 93.5 है सॉरी, जो पूरी भारत की कॉलों का करीब 93.5% कॉलों का इतना प्रतिशत है। यानी कि भारत में अगर 100 कॉल होती हैं तो उनमें से करीब 93.5 कॉल आपकी स्पैम कॉल होती हैं भाई। देख लो भाई साहब इसका रेट, है ना। तो रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यह विशेष कंपनी जिसकी पहचान ट्रू कॉलर नहीं बताता है, वो भाई साहब ये है, देख लो 2021 में 202 मिलियन से अधिक कॉल स्पैम कॉल की जिम्मेदारी ली है, और 1 घंटे में लगभग 27,000 से कॉल की जाती हैं। क्या बात है। जो शीर्ष के 3 देश हैं भाई साहब, वो कौन कौन है आपके, देखो जो शीर्ष के तीन हैं वो हैं आपके, पहले एक ब्राज़ील, दूसरा पेरू, तीसरा यूक्रेन। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि सरकारी नियमों के कारण अमेरिका 2020 से दूसरे स्थान से 2021 में 20वें स्थान पर आ गया है। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा लिख लो, है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे लिख के रखो अपना, है ना। अमेरिका की पोजीशन देखो उसमें, और अपना इंडिया की पोजीशन देखो, और हु इज़ द टॉप इन इट उसे देखो। ब्राज़ील द टॉप,
भारत की फोर्थ। और जो अमेरिका था 2020 में भारत कुछ उनके गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से जो उनका गवर्नमेंट रूल्स है 2020 से 2021 में आते आते उनका चेंज होने की वजह से 2020 से 2021 में उसका 20 से दूसरे स्थान से 20वें पोजीशन हो गई है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें से लिख के रखो। ट्रू कॉलर की स्थापना तुम्हारी 1 जुलाई 2009 को। और ट्रू कॉलर का इस समय भाई साहब तुम्हारा अध्यक्ष कौन है? बिंग गार्डन। और ट्रू कॉलर का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन। भाई साहब बांग जानना पड़ेगा भाई साहब। माल्टा देश अपना भी एक अलग है। और इससे माल्टा से पहले किसने किया था वो भी बताओ ना। देखो माल्टा ने क्या किया है कि इसे लीगली लागू कर दिया है कि आप लोग इसे यूज कर सकते हो, है ना। तो माल्टा निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला यूरोपियन राष्ट्र बन गया है। कौन सा? पहला। थोड़ा ध्यान से सुनो। यूरोपियन राष्ट्र का पहला देश बन गया है मंजूरी देने वाला भांग को। कौन है वो? माल्टा। ठीक है। इससे पहले किसने दिया वो आप बताओगे? हैं भाई, इससे पहले किसने दिया वो बताओगे? नीदरलैंड ने भाई। काई को देखो यार। चलो यार करंट अफेयर है अभी आपको पता ही चल रहा है। चलो पढ़ते हैं आगे। माल्टा में संसद में एक वोट के बाद ही भाई साहब देखो वहां पे हुआ क्या था कि जो जैसे संसद हुई थी तो उसमें से कुछ लोगों का जो इसके जो साथ में वोट गया वो गया 36 लोगों का। और इसके विरोध में पड़ा 27 मत पड़े इसके विरोध में, है ना। तो भाई साहब अब जीत गया भाई कि हाँ बैंक का जो बिल है वो पास होगा। तो पास होने लगा और उसे सरकार ने उसे बिल बना फिर एक्ट बना के उसे लागू कर दिया है ना। और कुछ नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जिसमें कि एक और ज़्यादा जरूरी यह है कि नीदरलैंड में भी भांग को एक उदार रवैया है ना। तो उसके वहाँ पर भी इसको अच्छी तरह से लागू किया जाता है भाई साहब, है ना। लागू किया गया है। अपराध और स्वास्थ्य जोखिम में प्रबंध उद्देश्य की एक नीति की एक छोटी सी मात्रा की बिक्री और अनुमति देता है। हालांकि आधिकारिक रूप पर यह अवैध है ना भाई। थोड़ा ध्यान रखो वहाँ पर लागू तो है लेकिन लीगली तरीका से ये वहाँ पे अवैध है ना। चलो भांग क्या है पहले ये देख लेते हैं। जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। भांग क्या है? भांग जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे मारीजू आना कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है। और कैनबिस पौधे की एक मनोसक्रिय दवा है। यानी कि जो आपकी वो दिमाग को पढ़ने की जो चीज़ होती है उसे देखो भाई जो भी यार शुरुआत करता है जैसे धूम्रपान शुरुआत करता है तो उसका क्या होता है स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग चलने लगता है। भाई हकीकत है इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो स्मोकिंग करता है बंदा वो शुरुआत में उसका दिमाग एज कंपेयर टू नॉर्मल होने की स्थिति से, और जब वो धूम्रपान की स्थिति में वहाँ पे उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है ना। तो ऐसा पता नहीं यार होता है पर, है ना। ये आपकी जो भी मन की जो क्षमता होती है उसे बढ़ा देता है उस समय। लेकिन क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि अब आप लोग भी वैसे ही करने लगो। धीमे धीमे बढ़ा तो देता है लेकिन उसकी एनर्जी को ख़त्म करते भी रहता है। क्योंकि एक साथ तुम किसी चीज़ को एनर्जी वेस्ट करोगे तो पीछे से उसका एनर्जी तो खर्च होगा भाई। उसका एनर्जी का लेवल तो बहुत कम होगा ना भाई, है ना। तो ये सब है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धूम्रपान करना अच्छी बात है भाई, बेकार बात है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। ये आपको पता ही है कि इससे कैंसर भी होता है। लेकिन दिल्ली में तो अभी बिना धूम्रपान के ही कैंसर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। चलो मध्य और दक्षिण एशिया में मूल निवासी भांग के पौधे का उपयोग सदियों से मनोरंजन के लिए कर रहे हैं भाई साहब। शाबाश, क्या बात है यार। और एंथोजेनिक उद्देश्य और विभिन्न पारंपरिक दवाओं दोनों के लिए दवा और रूप के लिए काम किया जाता है। वो तो भाई भारत में भी इसका दवा के लिए काम भी होता है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। और भारत में तो इसे यार आधिकारिक रूप से मिले ना मिले चलता है अपना। लेकिन यार नहीं चलना चाहिए, नहीं गलत चीज़ है यार। गलत तो नहीं कहेंगे, इससे दवा वगैरह भी बनती है आपकी काफ़ी ज़्यादा। ठीक, चलो माल्टा राजधानी बेलेल्टा। राजधानी क्या है भाई? बेलेल्टा। कीप इन योर माइंड एंड पेस्ट योर हार्ट। माल्टा जो कि यहाँ की करेंसी है, यहाँ की वो यूरो है।
चलो भाई, आओ अपने आरबीआई पे। भाई साहब इन्होंने एक नई बैंक को भी मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या है भाई, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलो। आरबीआई ने एसएफबीएस को सरकारी कारोबार के लिए एजेंसी बैंक के रूप में एक अनुमति दे दी है भाई साहब। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से अनुमति भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्तीय बैंक स्मॉल। कैसा लगा भाई साहब, थोड़ा टेक्निकल नहीं है? चलो कोई नहीं, अपनी आसान भाषा समझते हैं। देखो, आरबीआई ने क्या क्या है कि जो आपका वित्त मंत्रालय है जो वहाँ से उससे बातचीत करने के बाद जो आपका बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एसएफबी, उसको मंजूरी दे दी है अपने कार्यकालों में वो एजेंसी के साथ कार्य करने के लिए, है ना। बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको पता ही है भाई साहब, कहाँ है? महाराष्ट्र, बॉम्बे। और तुम्हारा इसका गवर्नर साहब कौन है इस समय? मिस्टर शक्तिकांत दास। सो कीप इन योर माइंड एंड पेस्ट इन योर हार्ट फॉर एवर। चलो आगे बढ़ते हैं यार, वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे रिपीट हुआ, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, पहचानो कौन? पहचान लिया? आशा करता हूँ आप लोगों ने तो पहचान ही लिया होंगे। हरियाणा के सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर। वैसे चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। हरियाणा ने खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है कि खेल नर्सरी का योजना भाई साहब, इनकी योजना कभी ख़त्म नहीं होती। क्या क्या है कि ये योजना लाते ही रहते हैं और हमारे लिए काम बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स अभी भाई साहब अभी उसका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा उसका लेवल था, है ना। उसका भाई किसी किसी का हो गया, जिसका हो गया भाई साहब उसको बधाई हो, जिसका नहीं हुआ है उसको भी बधाई हो। डोंट वरीड अबाउट, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है मतलब वो उसके लिए नहीं, उससे अच्छी जॉब के लिए है। सो अपने अंदर नेगेटिविटी को ना आने दें, डोंट वरीड अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हरियाणा ने क्या क्या है कि एक नई योजना लाई है, जिसका नाम खेल नर्सरी योजना है। 2022 से 2023 में इसकी शुरुआत होगी। हरियाणा ने जो खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सॉरी यार इधर को थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया, क्योंकि यार ठंड तुम्हें पता ही है यार, ठंड का मौसम ही चल रहा है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी का भाई साहब कर दिए उन्होंने शुरुआत। भाई साहब भारत की आन बान शान इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कहना पड़ेगा भाई साहब हरियाणा है ना। क्योंकि आपने भी देखा होगा जितने भी यार अपना ओलंपिक आया, ओलंपिक में जितना भी गोल्ड तुम्हारा आया है, कहाँ से आया है? इंडिया से। अच्छा नाम बताओ उनका, और उनका नाम और उनका खेल किस कौन सा है उससे संबंधित, और कितने मीटर का फेंका था वो भी आपको इसमें कमेंट सेक्शन में लिखना है। और भारत ने ओलंपिक में कितना गोल्ड लेकर आया, कितना सिल्वर लेके आया, कितना ब्रॉन्ज लेके आया, लिखो फटाफट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और राज्य सरकार के द्वारा जो नई नीति को प्रभावित करने के भाई साहब काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन जो पूछा है उसको थोड़ा जवाब भाई दो, ठीक है। लास्ट में बता ही दूंगा, वैसे क्वेश्चन के खत्म हो, इसी क्वेश्चन खत्म होने के बाद। यह योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी, निजी और स्वैच्छिक संस्थानों और निजी खेल संस्थाओं को शुरुआत की जाएगी। ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल खेलों में भी शामिल खेल की नर्सरी खोली जाएगी। क्या बात है भाई साहब, मनोहर लाल खट्टर कुछ काम तो अच्छे करते हैं यार, जिससे दिल खुश होता है। अच्छा, यहाँ की राजधानी आपकी पता ही है भाई साहब, चंडीगढ़, और यही राजधानी आपकी पंजाब की भी है। सो कीप इन योर माइंड, पेस्ट इन योर हार्ट विद भानु प्रताप सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के राज्यपाल भाई साहब बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर। चलो अच्छा, आईसीआईसी जो प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है ना, उसके साथ सांठगांठ कर लिए।
तो चलो उसके बारे में देखते हैं। ICICI प्रूफ लाइफ इंश्योरेंस यानी प्रोविडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ESG मुद्दों पर UNPRI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बीमा कर्ता बन गया है। क्या बात है। इसकी पहले फुल फॉर्म बताओ भाई साहब। ICICI कह रहा, तब आगे और उस कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट सेक्शन में उसे लिखो। चलो, प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर्यावरण सामाजिक शासन एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस ESG इसका होता है फुल फॉर्म, यानी कि एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस यानी पर्यावरण सामाजिक और शासन। ओके, आगे बढ़ते हैं। के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थक सिद्धांतों के लिए जिम्मेदारी निवेश यानी यूनाइटेड नेशन सपोर्ट प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसका फुल फॉर्म याद रखना भाई, आने के काफ़ी कम चांसेस हैं इसके, मैं इतना वो नहीं कहूँगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी याद रखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जिसको कोई दिक्कत है भाई, क्वेश्चन है, अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ो यार। कुछ दिनों बाद, मुश्किल से 10 से 15 दिन जा रहे हैं, उसके बाद लाइव क्लास चलाई करेगी, डोंट वरीड अबाउट इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ICICI बैंक प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना तुम्हारी सन 2000 में हुई थी और ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय बॉम्बे महाराष्ट्र में है। और ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के CEO और MD इस समय नारायण श्रीनिवास कन्नन साहब जी हैं। भाई साहब, भारत की आन बान शान आ गई है आपकी अविना लखेरा। अवनी लखेरा ने 2021 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। क्या बात है भाई साहब। आगे देखो, भारत की निशानेबाज अवनी लखेरा ने, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था भाई साहब। क्वेश्चन था कौन सा भाई साहब? नीरज चोपड़ा। अरे यार क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा ने आपका ओलंपिक में, ठीक है। अच्छा चलो, ओलंपिक हुए कहाँ पे थे वो चीज़ आप मुझे बताओगे, और उसका लोगो क्या था वो चीज़ बताओगे, ठीक है। चलो, गो इन कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड राइट डाउन इट एंड इंक्रीज योर नॉलेज। ओके, चलो देखो, अवनी लखेरा जिन्होंने कि भाई साहब पैरा ओलंपिक हुए थे, उसमें सबसे पहला अपना जो भी है गोल्ड मेडल निशानेबाज से जीता था। भाई साहब ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लेखपाल वालों, उत्तर प्रदेश वालों, BDO वालों, सभी, राजस्थान पुलिस, सभी भाई, कीप इन योर माइंड यार, क्या है। चलो भाई, अपना निशानेबाजी में पहला अपना जीता है भाई साहब, ठीक है। जो इनके लिए हुआ है वो यह है कि 2021 में इन्होंने इतिहास रच दिया है भाई साहब। तो वो तो आपका पहले ही टोक्यो ओलंपिक में जीत के भी इतिहास रचा था, लेकिन इस बार भी इन्होंने इतिहास ही रच दिया है भाई साहब। 2021 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण बेस्ट फीमेल डिवोट का सम्मान जीता है। पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा की गई है। वह पैरा ओलंपिक खेलों में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में 5 चलो 5 स्वर्ण, 8 रजत यानी कि सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और अभूतपूर्व 19 पदक जीते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ओलंपिक में कितना कितना जीता है। 1 2 का 4 यानी कि 1 आपका गोल्ड मेडल, 2 आपके सिल्वर मेडल एंड 4 यानी कि 4 आपके कितने, 4 ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, जो आपके नीरज चोपड़ा साहब थे, उन्होंने आपका कितने मीटर का भाला फेंका था, उसका डिस्टेंस बताओ भाई साहब, ठीक है, बताओ फटाफट। और कौन सी तारीख को फेंका था, और उस तारीख को यानी कुछ डेट को कौन सा दिवस भी मनाया जाता है, वो चीज़ भी लिखो भाई साहब।
अलग ही चीज़ लगा दिए भाई साहब अपने नीरज चोपड़ा ने। वेरी गुड भाई साहब, भारत इस समय तरक्की पर है मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे जो वेंकैया नायडू भाई साहब, वेंकैया नायडू कौन है भाई साहब? आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, यानी वेंकैया नायडू ने गांधी टॉपी गवर्नर शीर्षक से तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, और आपके योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, चलो किसका गया है इसको थोड़ा अपने दिमाग में रखो कि जो आपके वेंकैया नायडू साहब हैं उन्होंने गांधी टोपी गवर्नर शीर्षक के तेलुगु पुस्तक का विमोचन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पद्म पुरस्कार विजेता, यानी कि पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर यार लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, अध्यक्ष राजभाषा आयोग, आंध्र प्रदेश के तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर का विमोचन किया है। पुस्तक बैरिस्टर इद पुंतगीत, अरे यार देखो एक बार सही दे, इद पुंगती राघवेंद्र राव। अरे यार डोंट वरीड अबाउट इट भाई। देखो कभी कभार क्या होती है कि अपनी जुबान यानी कि टंग फिसल जाती है, सो कोई भी इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कि जीवन का वर्णन क्या है करती है, ठीक है, किसका करती है भाई साहब? कीप इन योर माइंड, आई विल रिपीट अगेन, रिपीट। बैरिस्टर इंगित पुंगित राघवेंद्र, अरे यार इद इद पुंगिती राघवेंद्र राव, बैरिस्टर इद पुंगिती राघवेंद्र राव की जो कि वर्णन करती है, पूरा उसका जीवन वर्णन है पूरा उसमें, है ना। तो आई आर राव ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे भाई साहब। आज हम बात भी करेंगे एक अपने फ्रीडम फाइटर, वन एंड ओनली वन मैन आर्मी, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। नाम लिखो उनका कमेंट सेक्शन में। अगर वो ना होते तो आज भारत भारत ना होता, भारत ना होता, उत्तर प्रदेश अपना एक अगल देश होता और दिल्ली अपना एक अगल देश होता, यानी कि हमें भाई साहब फॉरेन घूमने का अच्छा मौका मिलता। लेकिन धन्य है उस आदमी का जिसने इसे होने से बचा लिया, है ना। सो चलो आज उनकी बायोग्राफी भी देखेंगे यार, लाइक शेयर करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और मध्य प्रांत के राज्यपाल भी थे भाई साहब ये, है ना, उस समय। चलो आगे बढ़ते भाई साहब। आ गए ना आपके उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। चलो भाई साहब, है ना। तो उन्होंने क्या किया है भाई साहब? द बॉन्ग हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी एक पुस्तक का अनावरण किया है, यानी कि विमोचन किया है, ठीक है। तो देखो योगी आदित्यनाथ पर एक पुस्तक है, योगी आदित्यनाथ पर एक पुस्तक है जो कि है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, यानी कि जिसने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है ऐसा कुछ है भाई साहब, यार आदत मांगे, डोंट वरीड अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। का विमोचन क्या है? शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया, यूपी वाला भैया भाई साहब, यूपी का भाई, लखनऊ के नवाब, आगरा के साहब, सब चलता है मेरे भैया भैया। चलो ठीक है, कानपुर तो भूल ही गए भाई साहब, शहजादे हैं वो चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सभी उत्तर प्रदेश के लिए जितने भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उनके लिए जीके की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग ऑन फ्रीडम स्पॉट 9। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और जितना हो सके अपने यार दोस्तों पर भी शेयर करो। यार ऐसा है देखो, अकेले एक सीट तो निकल नहीं रही है, तो तुम्हारे लिए एक सीट काफ़ी है, लेकिन अपने दोस्तों को भी, यार दोस्त हैं उनके लिए भी शेयर करो यार, वो भी तुम्हारे साथ आगे बढ़े, जिससे दोनों का तरक्की हो और इससे आपका भारत का भी तरक्की हो, उसमें आपका राज्य का भी तरक्की हो, है ना। सो आप ज्ञान बढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ और दूसरों का भी बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हमें यहाँ से मोटिवेशन भी मिलेगी,
ठीक है, और अच्छी वीडियो लाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसमें बहुत सारी वो है भाई, है ना, तो आप पढ़ लेना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तुम्हारे भाई साहब। पीडीएफ इनका मैं कमेंट सेक्शन के नीचे दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूरा पढ़ लेना, इसमें सब कुछ दे रखा है ना। पहचानो भाई साहब कौन, पहचानो, यह है अंशु किम बने, अंशु किम बने हैं, जो कि आपके कहाँ के हैं भाई साहब, साउथ कोरिया के हैं, ठीक है। और जो आपके साउथ कोरिया के साथ साथ कौन सी जगह के हैं भाई साहब, छोटी छोटी आंखों वाले वाले की जगह का है, चीन का नहीं है, वहाँ पे मत पहुंच जाना, चीन में एक छोटी छोटी आंखें वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके साउथ कोरिया के हैं भाई साहब, जो कि हुंडई के इस समय एमडी बना दिए गए हैं, 1 जनवरी 2022 से अपना पदभार संभालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका भाई साहब हुंडई का जो मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशन डिवीजन का नेतृत्व भी करेंगे, HMIL और HMC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदानता और भारत में नंबर 1 एक कार का निर्यात करती है भाई साहब। कीप इन योर माइंड एंड पीस इन योर हार्ट, दिस इज भानु प्रताप सिंह। क्या क्या है कि भाई साहब देखो, जितनी भी तुम्हारी उन्होंने बताया कि कंपनी की स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रधानता के रूप में स्थापित करने और इंटरनेट समक्ष कनेक्टेड कारों को लाने के लिए, यानी कि देखो अभी तो आपको इंटरनेट लेना पड़ता है, लेकिन कारों में ये सब पहले से ही कनेक्ट कर दिया जाएगा अब, है ना। भारत में एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा को कोना एक ऑयल इलेक्ट्रिक SUV में लॉन्च के साथ करने की शुरुआत करने की भूमिका निभाने वाले हैं, है ना। अरे यार मैं भी क्या कर देता हूँ, चलो एक बार फिर से, एक ऑयल इलेक्ट्रिक SUP के लॉन्च के साथ शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। और जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसकी वो कहाँ है भाई साहब, मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, दक्षिण कोरिया की राजधानी, ठीक है, सियोल, डोंट वरी अबाउट। और यहाँ के भाई साहब बताओ, यहाँ के भाई साहब डिक्टेटर कौन है, डिक्टेटर कौन है भाई साहब, लिखो कमेंट सेक्शन में, और जो लिखेगा वो मेरा आशीर्वाद भी पाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यार देखो, लिखने से आशीर्वाद पाओ या ना पाओ वो एक अलग चीज़, देखो जब तुम लोग को लिखते हो तो तुम्हारा ज्ञान ही बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं तुम जाके इसको सर्च करते हो तो उसके आसपास की 2-4 चीज़ें और भी पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ है आपका ज्ञान बढ़ाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। देखो भाई साहब क्या है ये, HAL इन RS 240 कंट्रोल वेल, है ना। चलो, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने 83 LAL लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए बेल के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और तेजस क्या है भाई साहब, एक लड़ाकू विमान है। चलो भाई कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो कि जो अभी दुर्घटना हुई थी हमारे विपिन रावत साहब के साथ में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो कौन सा एयरक्राफ्ट था वो लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों का विकास जो भी इसमें दे रखा है के लिए आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, यानी कि वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 2400 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंधन के अवधि 5 वर्ष यानी कि 2023 से 2028 तक है। विशेष रूप से यह किसी भी भारतीय कंपनी पर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का सबसे बड़ा ऑर्डर है अब तक का। कीप इन योर माइंड एंड पीस इन योर हार्ट विद भानु प्रताप सिंह, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायता मिलेगी और इसे बढ़ावा भी मिलेगा। इन प्रणालियों की आपूर्ति को आदेश BEL की 2 इकाइयां बेंगलुरु कर्नाटका और पंचकुला तुम्हारा हरियाणा के द्वारा, अच्छा चलो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, हरियाणा के पहले उन्होंने कौन सी योजना लागू की है एक बार की पता हो भाई साहब, लिखो कमेंट सेक्शन ऑप्शन में लिखो फटाफट।
कोई नर्सरी की वो की है भाई, योजना को लागू किया है 2022 से 2023 तक इसका चलेगा। ठीक है, शुरुआत हो जाएगी, लिखो फटाफट, है ना। और वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब और आपके कौन, बताओ फटाफट, राज्यपाल, लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में। सीरीज कैसी लगी भाई? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ना अच्छा लगा हो, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करो, और उसकी वजह भी बताओ। और अच्छा लगा है तो उसकी वजह बताओ, कमियां हैं वो भी बताओ, और अच्छा कैसे कर सकते हैं वो चीज़ लिखो, है ना। मिलते हैं अपने नए एक और बायोग्राफी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय के बाद। मैं भानु प्रताप सिंह ऑन फ्रीडम स्पॉन 9 आप सभी के स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कराओ यार चैनल को, है ना, अपने फ्रीडम स्पॉन 9 को, यार आपका ही परिवार है, थोड़ा इसे बढ़ाने में अपनी और मेरी भी मदद करो, जिससे ये ज्ञान और लोग भी प्राप्त कर सकें, है ना। सो यार सभी कराओ यार, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बारे में थोड़ा बहुत रह गया था वो भी बता देता हूँ। जो उसकी स्थापना हुई थी एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की, वो 1940 में हुई थी। और तुम्हारा यार सॉरी इसके लिए भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एरोनॉटिकल्स का जो लिमिटेड मुख्यालय वो बंगलोर कर्नाटका में है। और कर्नाटका के अभी आप सीएम बताओगे, और वहाँ की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, और वहाँ का राज्यपाल, सब कुछ बताओगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का सीएमडी इस समय कौन है? आर माधवन साहब, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और बताओ। चलो भाई साहब, फ्रीडम स्पॉन 9 रुकने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, अपने माँ बाप और सेना पे खड़े वीर का सम्मान करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। मैं भानु प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ।